नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और मालदीव के बीच जारी राजनयिक तनाव के बीच भारतीय सैनिकों का पहला बैच मालदीव से वापस आ गया है। मालदीव छोड़ने से पहले भारतीय सैनिकों ने अपना कार्यभार भारत के टेक्निकल एक्सपर्ट टीम को सौंप दिया है। मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी है। चीन की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने मालदीव सरकार के इस कदम का समर्थन किया और कहा कि चीन मालदीव की क्षेत्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में उसका समर्थन करता है। अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों महाराष्ट्र में हैं। गुरुवार की सुबह नासिक में उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने नासिक में विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। नासिक में आयोजित किसान महापंचायत में राहुल गांधी के साथ एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष और शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत भी उपस्थित रहे। नासिक में राहुल गांधी ने कहा कि आज देश के किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता है, फसल का नुकसान होने पर बीमा का पैसा नहीं मिलता है और उन पर जीएसटी का बोझ भी डाल दिया गया है। अगर किसान को चोट दी जा रही है तो दवा भी लगानी होगी। इसलिए कर्ज माफी, फसल का सही दाम, एमएसपी की गारंटी और फसल बीमा योजना व जीएसटी को सही तरीके से लागू करना ही सही दवाई होगी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन से मिलकर गुरुवार को किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया। किसान नेताओं ने एमएसपी की गारंटी का कानून लाने की मांग की और हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौनी बॉर्डर पर बैठे किसानों पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। एसकेएम के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसान बीजेपी नेताओं को गाँव में नहीं घुसने देंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस महापंचायत से सरकार को संदेश मिल गया है कि किसान इकट्ठा हैं और भारत सरकार बातचीत का समाधान करे। यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। जिस तरह उन्होंने बिहार को बर्बाद किया, वहां मंडियां खत्म कर दी, पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ये दोनों चुनाव आयुक्त प्रधान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सहायता करेंगे। चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी 2 चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल का हिस्सा थे। बैठक में प्रधानमंत्री और अधीर रंजन चौधरी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। चुनाव आयुक्त बनाए गए सुखबीर सिंह संधू केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ काम कर चुके हैं। संधू दोनों नेताओं के काफी चहेते रहे। संधू को 2021 में पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। तब द इंडियन एक्सप्रेस ने दैनिक कॉलम दिल्ली कॉन्फिडेंशियल में छापा था कि माना जाता है कि संधू को राज्य के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर उत्तराखंड भेजा गया है। उसमें यह भी लिखा था कि अनुरोध आते ही उन्हें वहां भेज दिया गया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय पैसे की कमी से जूझ रही है। कांग्रेस ने कानूनी तरीके से डोनेशन कलेक्ट किया था। हमारे उन बैंक खातों को बंद कर दिया गया है जिनमें डोनेशन से पैसा मिला था, रखा गया था। भाजपा सरकार ने हमारे बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस तरह से विपक्ष के बैंक खाते बंद कर दिए जाएंगे तो लोकसभा चुनाव निष्पक्ष कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह हमारी पार्टी का पैसा था जो आम लोगों ने चंदे के रूप में दिया था। बैंक खातों को बंद कर दिए जाने के बाद हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। कांग्रेस के 4 बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं। इसमें यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस और एआईसीसी के बैंक खाते शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने 13 फरवरी को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था। बाद में आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी पर 210 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा यह कानून भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू जरूर हो गया है, लेकिन इसे लेकर सियासत अभी भी चरम पर चल रही है। दिल्ली के ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि देश के संसाधनों पर देश के नागरिकों का ही अधिकार है। एक बयान में उन्होंने कहा, सीए लागू होने से देश असुरक्षित हो जाएगा, अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब सीएम केजरीवाल का यह बयान इस समय चर्चा का विषय बन गया है। पंजाब बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब और पंजाबियों के साथ धोखा किया जा रहा है। केजरीवाल ने कल कहा था कि रेफ्यूजी आएंगे और लूट मचाएंगे। ये खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि पंजाबी शरणार्थियों ने दिल्ली के विकास में अहम योगदान दिया है। सिख के अलावा जो दूसरे पंजाबी शरणार्थी आए हैं उनका भी अहम योगदान है। हमें तो गुरु ग्रंथ साहिब को भी वहां से वापस लाना है, लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि ये लोग लूट मचाएंगे।
उन्होंने पंजाब और पंजाबियों का अपमान किया है। चुनाव में उन्हें जनता सबक सिखाएगी। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मुस्लिम विरोधी करार दिए जाने की आलोचना की है। न्यूज एजेंसी एनआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की। उनसे असदुद्दीन ओवैसी को उस आरोप का जवाब पूछा गया था कि सीएए एंटी मुस्लिम है। इस पर अमित शाह ने कहा कि इस आरोप का तर्क क्या है। मुसलमानों की धार्मिक प्रताड़ना इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो 3 देश घोषित रूप से इस्लामी देश हैं, तो वहाँ धार्मिक प्रताड़ना कौन करेगा? इस्लाम के अनुयायियों के साथ। उन्होंने बताया कि इस कानून में प्रताड़ना को मानदंड बनाया गया है। हालांकि जब उनसे कहा गया कि अमेरिका तो किसी को भी नागरिकता देता है, तो अमित शाह ने कहा हम भी देते हैं, अप्लाई करें वो। एएनआई को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। विपक्ष के इस आरोप पर कि भाजपा सीएए के जरिए नया वोट बैंक बना रही है, पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उनका इतिहास है कि वो जो चाहते हैं, वो जो कहते हैं, वो करते नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है कि जो भी भाजपा ने कहा है और नरेंद्र मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है। पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। सीएए पर केजरीवाल के बयान का अमित शाह ने जवाब दिया। उनके जवाब पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गृह मंत्री ने अपने बयान में मेरे द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। अब उनसे पूछिए, जब हम अपने ही लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं, तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को रोजगार और आवास कैसे देंगे? सीएए के कारण जो पलायन होगा वो विभाजन के दौरान हुए पलायन से भी बड़ा होगा। एक देश एक चुनाव पर बने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पैनल ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं और साथ ही नगर निगम और पंचायत चुनाव भी एक साथ कराए जाएं। कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने गुरुवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एबीपी सी वोटर ने झारखंड को लेकर एक सर्वे किया है, जिसमें लोगों की राय जानी गई। सर्वे के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 14 में से कुल 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 2 ही सीट जा सकती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 12 और 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी। एबीपी सी वोटर के सर्वे के अनुसार गुजरात में बीजेपी इस बार फिर से क्लीन स्वीप कर रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी सभी 26 सीटों को लंबे अंतर से जीतने जा रही है। राजस्थान में भी यही हाल है। राज्य की 25 सीटों पर लगातार तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है। उत्तराखंड में भी कमल क्लीन स्वीप कर रहा है। यहाँ की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में भी कुल 4 सीटों पर बीजेपी की जीतने की संभावना है, जबकि कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में केरल का सर्वे कांग्रेस का हाथ मजबूत करता दिख रहा है। वायनाड से राहुल गांधी और तिरुवनंतपुरम सीट पर कांग्रेस नेता शशि थरूर मैदान में हैं। सर्वे के अनुसार केरल की 20 सीटों पर कांग्रेस और उसके सहयोगी क्लीन स्वीप करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि भगवा दल बीजेपी का अकाउंट 0 पर रुकता दिख रहा है। सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में बीजेपी को निराशा मिलती दिख रही है। राज्य की 39 सीटों पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सभी पर जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी और एआईएडीएमके को कोई सफलता नहीं मिल रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी साल 2019 से भी ज्यादा सीटें हासिल करेगी। सर्वे में दावा किया गया है कि एनडीए आगामी इलेक्शन में 51% वोट हासिल कर सकती है। वहीं भाजपा नीत एनडीए को 74 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं। न्यूज 18 के सर्वे के मुताबिक पंजाब में कुल 13 सीटों में से कांग्रेस को सर्वाधिक 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। पोल के मुताबिक यहां एनडीए और आम आदमी पार्टी को 3-3 सीटें मिल सकती हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहां साल 2019 की तर्ज पर ही सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतती नजर आ रही है। बिहार की बात की जाए तो यहां न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को 38 सीट दी गई हैं। इंडिया गठबंधन को यहां 2 सीट दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के नाम और तस्वीरों के कथित इस्तेमाल पर गुरुवार को अजित पवार खेमे को फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केबी विश्वनाथन की बेंच ने अजित पवार गुट को शनिवार तक इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका के जरिए एनसीपी के बंटने के बावजूद शरद पवार की फोटो के लगातार इस्तेमाल के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अब आप एक अलग राजनीतिक दल हैं, आपने उसके साथ न रहने का निर्णय लिया है, तो उनकी तस्वीर का इस्तेमाल क्यों? आप अपनी पहचान के साथ जाएं।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पंजाब की 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का गुरुवार को ऐलान कर दिया। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, मगर पंजाब के सीएम भगवंत मान कई बार ये कह चुके हैं कि पार्टी पंजाब में अकेले लड़ेगी और 13 की 13 सीटें जीतेगी। कांग्रेस से सस्पेंड हो चुकी सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परमीत कौर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक परमीत कौर बीजेपी की टिकट पर पटियाला से चुनावी मैदान में हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आरएसएस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 3 दिनों की यह बैठक 15 मार्च से नागपुर में होगी, जिसमें कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 350 से अधिक सीटें जीतने की रणनीति, पूरे देश में समान नागरिक संहिता, मणिपुर हिंसा, किसानों के आंदोलन और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली जैसे कई मसलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव सुनील बंसल और संगठन महासचिव बीएल संतोष जैसे कई सीनियर नेता इसमें भाग लेंगे। बताया गया है कि बीएल संतोष बीजेपी की चुनावी रणनीति के बारे में बताएंगे और उस पर आरएसएस के केंद्रीय नेतृत्व से सुझाव मांगेंगे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल किए जाने समेत कई और मांगों को लेकर लेह में 21 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक और वीडियो जारी किया है। भूख हड़ताल के 9वें दिन जारी किए गए वीडियो में उन्होंने कहा है, मैं वीडियो हिंदी में बनाता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बात बाहर तक पहुंचे और हमारे नेताओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान हो। लेकिन इतने दिन हो गए हैं, एक आवाज़ तक नहीं पहुंची, तो मैं कल से सुबह वीडियो में अंग्रेजी में बात करूंगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी ज्ञात हो। बता दें, मीडिया इस खबर को नहीं उठा रहा है, जिस कारण ये खबर दबी हुई है। सोनम वांगचुक भी मीडिया को लेकर तंज कस चुके हैं। मुंबई क्रिकेट टीम ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब गुरुवार को जीत लिया। इसी के साथ रणजी ट्रॉफी जीतने का 8 साल का सूखा मुंबई की टीम ने खत्म कर दिया है। मुंबई की टीम ने विदर्भ की टीम को 5वें दिन 169 रनों से हराया। फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।